हमारे खेत में टिड्डी आ जाती कि वो टिड्डी एक ऐसा कीड़ा होता है जो फसल को 1 सेकंड में चट कर जाता है। उसी युद्ध नीति को अपनाते हुए हमारे ऊपर 400-500 ड्रोन एट ए टाइम छोड़े। युद्ध है या युद्ध खत्म हो? ऑपरेशन सिंदूर है, अभी बंद नहीं हुआ है। इस युद्ध से हमने क्या खोया और क्या पाया? डे 1 की लड़ाई से ही जो मुनीर साहब थे वो बैंकर में 3 दिन के लिए चले गए। ये युद्ध ही 3 दिन का था। कुछ अफसरों ने तो तुरंत ही रिजाइन करके चले गए थे। क्या इस सीज फायर से पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगा? तो आपने जो कहा ना कि उन्हें सांस लेने का मौका मिलेगा, सांस लेने का नहीं मौका मिल गया। अब वो सांसें ले रहे हैं और चारों तरफ वर्ल्ड में देख रहे हैं कि हमें कौन सहारा दे देगा, हमें कौन सांस दे देगा। जैसा आपने बताया कि न्यूक्लियर प्लांट में रिसाव चालू हो गया था, वो क्या हुआ? ऐसा कि अभी हमारा एक ब्रह्मोस वहां जाके और वो गिरा था जकोबाबाद में। जब जकोबाबाद में वो गिरा था तो वहां पे जो है ना उनके एटम रिएक्टर लीक करने लगे। तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि हम अब की बार आपके ये जो एटम पावर कहते रहते हो, इसको ही खत्म कर देंगे। शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने भारत के 2 राफेल जेट गिराए हैं, साथ ही साथ हमारे जम्मू एयर बेस पे हमला भी किया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा होता है जब कोई आदमी पिटता है ना, शहबाज उस तरह का निकम्मा प्राइम मिनिस्टर है तो हो सकता है पाकिस्तान के अंदर इस लड़ाई के बाद तख्ता पलट हो जाए और मुनीर जो है ना गद्दी पे बैठ जाए और इनको शहबाज शरीफ को हटा दिया जाएगा। कि पहलगाम अटैक में एक 7 साल का बच्चा नक्स, उसके सामने उसके पिता शैलेश कालथिया को मार दिया गया और उस बच्चे ने मीडिया के सामने बयान दिया सरकार है ही नहीं। सरकार तो गई हुई है। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। वहां पर कोई ना कोई आर्मी के जवान, वहां के लोकल पुलिस के जवान होने चाहिए थे। उसी दर्द को महसूस करके तो इसका नाम सिंदूर दिया गया। अमेरिका का कई बार जिक्र आया। लोगों को तकलीफ इस बात से नहीं है कि सीज फायर का ऐलान हुआ, लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ इस बात से है कि उसका ऐलान पहले ट्रंप द्वारा ट्वीट करके किया गया। उन परिवारों से आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपने सामने अपने पति को, अपने भाई को, अपने बेटे को मरते देखा है? तो उसने कहा कि अगर मेरे और भी पुत्र होते तो मैं उन्हें भी देश के लिए जो है ना न्यौछावर कर देता। आप एज ए आर्मी मैन क्या नहीं मानते कि ये कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस फेलियर था? एक आर्मी मैन के हिसाब से 1971 और 2025 इन दोनों युद्धों में आप किस पे ज्यादा भरोसा करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप को आप कितना सीरियस लेते हैं? मोदी जी की छवि इस सीज फायर के बाद बढ़ी है या घटी है? क्या मोदी जी इस बार पीओके लेने से चूक गए? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने होस्ट विकास पुरोहित के साथ। दोस्तों, आज का जो ये पॉडकास्ट है बड़ा ही अहम है, स्पेशली मेरे और देशवासियों के लिए, क्योंकि हम ये पॉडकास्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर पे, पहलगाम अटैक पे, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की वो सभी बातों पर इस पॉडकास्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे जो शायद आपको हमारी मेन मीडिया नहीं दिखाना चाह रही। मैं ज़्यादा देर ना लेते हुए पॉडकास्ट को शुरू करता हूं और इसके लिए आज हमने जो गेस्ट बुलाए हुए हैं, स्पेशली इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल समर सिंह जी। सबसे पहले तो मैं आपका कर्नल साहब बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के अंदर। पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि युद्ध है या युद्ध खत्म हो चुका है? तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है या इसको बंद कर दिया गया है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी बंद नहीं हुआ है और ना ही आगे बंद होगा। हम लोग अभी भी बॉर्डर के ऊपर अपनी फोर्सेस के साथ तैयार बैठे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आगे की कार्रवाई कर रहा है। अगर वो आगे की कार्रवाई कर रहा है तो हम उसको वहीं के वहीं ध्वस्त करेंगे। अभी हम यही प्लान लेके बैठे हैं। हमारा सिंदूर जो ऑपरेशन था वो मात्र आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया था और अभी भी हम इसी तरह से बैठे हैं। अगर कोई भी आतंकवादी अभी गर्दन उठाएंगे तो हम उनको वहीं उन्हीं के बिलों में ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? पाकिस्तान हर बार आएगा,
हमारे कुछ निर्दोष लोगों को मारेगा और चला जाएगा, उसकी फितरत में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। तो इसमें अब ये सवाल आ जाता है कि कब तक हम ये युद्ध, या हम कब तक पाकिस्तान को इस तरह से सहन करते रहेंगे। आज़ादी के बाद जब कभी भी आतंकवादियों ने हमारे देश पे हमला किया तो हम उन्हें प्रूफ देते रहते थे हमेशा कि इस प्रूफ के मुताबिक इन्होंने हमारे यहाँ ऐसा किया। अब की बार ही ऐसा हुआ है कि हमें अब प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आतंकवादी के लिए हमारी सरकार ने जो अब की बार निर्णय लिया है वो ये लिया है कि अगर आतंकवादी किसी प्रकार का भी हमारे देश में घुस करके निहत्थे लोगों को या हमारी संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको युद्ध की श्रेणी में ले जाएंगे और उसी युद्ध समझा जाएगा और हम तत्काल प्रभाव से युद्ध स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इससे बढ़िया और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से सांप हैं कि जब तक हम उन्हें पूरा निस्तना-मूद नहीं कर देंगे तब तक ये बंद नहीं होंगे। इसलिए सरकार ने ये निर्णय ले लिया। अब हमें ये नहीं बताना है कि ये आए थे या नहीं आए थे, हम तो तुरंत इनके ऊपर आतंकवादियों के अड्डों पे अटैक करना चले जाएंगे, जैसा कि अब की बार इन्होंने किया है। इन्होंने किसी से नहीं कुछ कहा और तुरंत इनके 9 अड्डे ध्वस्त कर दिए। इस युद्ध से हमने क्या खोया और क्या पाया? ये युद्ध नहीं है, हमारा क्या है, आतंकवादियों को, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सारा वर्ल्ड ये कहता है कि आतंकवादी नहीं होने चाहिए। इसलिए मोदी जी ने सबसे पहले ये प्रण लिया और मोदी जी ने ये स्टार्ट किया है कि हम आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे और आतंकवादियों के साथ जो भी खड़े होंगे उनको भी हम ख़त्म करेंगे। हम आतंकवादियों को ही नहीं ख़त्म करेंगे, आतंकवादियों को जो शरण दे रहे हैं हम उन्हें भी ख़त्म करेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हम भी मानेंगे। ऐसा इतिहास में नहीं है कि किसी परमाणु संपन्न देश के खिलाफ किसी देश ने कार्रवाई की हो, लेकिन इसमें कुछ प्रश्न आ जाता है, क्योंकि देखो आप इंडियन आर्मी से हो, आप टेक्निकल लैंग्वेज समझते हो, देशवासी भावनाओं पे चलते हैं, कि क्या चाइना की वजह से तो ये युद्ध विराम या सीज फायर का ऐलान नहीं किया गया? कि चाइना को ये पता नहीं था कि भारतीय इतनी तैयारी के साथ इतना अच्छा युद्ध कौशल दिखाएंगे और हमारे युद्ध कौशल को देख के पूरा वर्ल्ड स्तब्ध है कि हम किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं। अब की बार की ही लड़ाई ऐसी हुई है जिस लड़ाई के अंदर नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों ही सिमल्टेनियसली एक साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार भी हुए हैं और अटैक किए भी हैं। इस बार हमारी नेवी ने तो उनके कराची के बंदरगाह के ऊपर इस तरह के अटैक मारे हैं कि उन्होंने ये पता ही नहीं था कि जो है ना ये हम समुद्र से भी इनके ऊपर अटैक करेंगे। हमने समुद्र से अटैक किया, हमने एयर से अटैक किया। एयर से हमारी S-400 ये तुर्की से लेके आए हुए थे कुछ ड्रोन्स, उन ड्रोनों की वजह से ये सोच रहे थे कि हम इंडिया को धपका लेंगे और इन्होंने एक दिन में 400-400, 500-500 ड्रोन भगाए हैं। ड्रोन भगाने का मतलब ये था, जैसे आपने कभी भी देखा हो जब हमारे खेत में टिड्डी आ जाती, टिड्डी एक शब्द हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो टिड्डी एक ऐसा कीड़ा होता है जो फसल को 1 सेकंड में चट कर जाता है। उसी युद्ध नीति को अपनाते हुए तुर्की ने हमारे ऊपर 400-500 ड्रोन एट ए टाइम छोड़े, लेकिन भारतवर्ष इतना सतर्क था, हमारे ऊपर S-400 जो S-400 मिसाइल थी, उस मिसाइल का काम ही सिर्फ ये था कि हमारे एट ए टाइम वो 70 से 80 टारगेटों को एट ए टाइम पे एंगेज करती थी और जितने भी आए, बल्कि बड़ा अच्छा लग रहा था, भारतवर्ष में लोग खुश भी हो रहे थे, हम भी खुश हो रहे थे। ऐसे जैसे आतिशबाजी चल रही है, फुलझड़ियाँ उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तानी और तुर्की वाले ये सोच के बैठे थे कि हम इंडिया में प्रवेश कर जाएंगे। इंडिया के प्रवेश करने की तो बात छोड़ो, उन्होंने हमारे बॉर्डर को भी नहीं छुपाया। उससे पहले हमारी इंडियन आर्मी ने उनको उनके ही क्षेत्र में परास्त कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का कि इंडियन आर्मी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और आज दुनिया ने यह माना है कि सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में अगर कोई सेना है तो वो इंडियन आर्मी आती है। लेकिन एक चीज अभी आपने बहुत अच्छी बोली, जैसे आपने बताया कि तुर्की ने पाकिस्तान को मदद दी। कुछ ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि चाइना भी इंटरनल पाकिस्तान के साथ था। चाइना ने पहले हमें यह कहा था कि हम आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, हम भारतवर्ष के साथ हैं, लेकिन इंटरनली उसने पाकिस्तान की इसमें मदद की और उसके JF-17
फाइटर हमारे इस युद्ध में भाग ले रहे थे, और साथ ही साथ अमेरिका के जो F-16 फाइटर थे वो भी उनके पास थे, साथ ही साथ तुर्की से भी उनके पास बहुत सारी मदद मिली थी। ये सारी मदद के साथ वो ये सोचते थे कि हम युद्ध को जीत लेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि युद्ध कभी वेपनों से नहीं जीता जाता है। युद्ध अगर जीतना है तो उसके लिए हौसले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हौसला जिस आर्मी का बुलंद होता है वो आर्मी हमेशा फतेह पाती है। और आपने देखा होगा डे 1 की लड़ाई से ही जो मुनीर साहब थे वो बैंकर में 3 दिन के लिए चले गए। ये युद्ध ही 3 दिन का था, और 3 दिन वो जनरल साहब बैंकर के अंदर बैठ के जो है ना युद्ध को देख रहे थे और लड़ रहे थे। किसी तरह से अगर किसी आर्मी का जनरल अगर बैंकर में चला जाएगा तो युद्ध कभी नहीं जीत पाएगा। उनकी आर्मी में कुछ अफसरों ने तो तुरंत ही रिजाइन करके चले गए थे। उनकी संख्या मुझे एक्यूरेट नहीं पता है, बताते हैं 400-500 अफसर जो है ना आर्मी छोड़ के अदर रैंक चले गए थे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। तो जिस आर्मी का मुराल इतना गिर जाए और डर जाए वो आर्मी कभी भी युद्ध नहीं जीत सकती। और जब हमारे सिंदूर के ऊपर इन आतताइयों ने अटैक किया तो हमारे मोदी जी ने उस अभियान का नाम सिंदूर दिया। और सिंदूर का मतलब ये होता है कि जब महालक्ष्मी महाकाली विनाश रूप विकट रूप धारण करती है तो उसके सामने आने वाला कितना भी बड़ा असुर क्यों न होने दो वो सब परास्त हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी इस सेना ने 3 दिन के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान के सहयोगी राष्ट्र उन सब को जो है ना ये बता दिया कि अगर आप 1 दिन और खड़े रहते हमारे सामने तो हम उन्हें ध्वस्त कर देते। कुछ हद तक वो बच गए, इसलिए बच गए कि हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल थे उस ब्रह्मोस मिसाइल ने एक्चुअल इनके जो है ना जकोबाबाद में जो अटैक मारा था, जकोबाबाद के अटैक की वजह से इनके परमाणु जहां रखे थे परमाणु में रिसाव पैदा हो गया। परमाणु का रिसाव का मतलब ये होता है कि परमाणु रिसाव से अगर परमाणु विस्फोट हो जाता तो वर्ल्ड का पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होता। भारतवर्ष ऐसा नहीं चाहता था। हम इस युद्ध में युद्ध करने नहीं गए थे बल्कि आतंकियों को खत्म करने के लिए गए थे। इसीलिए तुरंत ऐसा एक निर्णय आया था कि पहले जो है आप इस युद्ध को रोक दो, हम रिसाव को देखते हैं कितना बड़ा विनाश हो जाएगा। क्या इस सीज फायर से पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगा? पाकिस्तान को हम समय दे रहे हैं तैयार होने के लिए। अभी जो डीजीएमओ के लेवल पर जो बैठक हुई है उसमें सारी शर्तें भारतवर्ष ने अपनी रखी हैं। जैसे कि पहली हमारी शर्त यह है कि सिंधु जल योजना इसी तरह से बराबर चलती रहेगी, उसके ऊपर हमारा कोई समझौता नहीं है। और दूसरा समझौता हमारा ये है उनके साथ कि हमें पीओके चाहिए। अगर आपने हमसे कोई बात करनी है तो हमें चाहिए पीओके, और हम पीओके लेने के लिए तैयार बैठे हैं आपके साथ। हम पीओ अगर आपने किसी तरह से इनके साथ डीजीएमओ की लेवल में ये भी बात हुई है कि अगर किसी तरह से कोई भी मिलिटेंट जाता है तो आप तैयार रहिए, हम युद्ध छेड़ेंगे। हमारा मतलब सिर्फ अब आपसे समझौता करना नहीं है, हमारा मतलब यह है कि हम आपके ऊपर युद्ध छेड़ देंगे। तो आपने जो कहा ना कि उन्हें सांस लेने का मौका मिल गया, सांस लेने का नहीं मौका मिल गया, अब वो सांसें ले रहे हैं और चारों तरफ वर्ल्ड में देख रहे हैं कि हमें कौन सहारा दे देगा, हमें कौन सांस दे देगा। इसी के ऊपर हमारे डीजीएमओ ने भी एक दफ़ा कहा था, बिना न मांगे जलद निद गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोच बस भय भी न हुए न पीत। तो हमारा भय अब की बार पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे हमने पाकिस्तान को डराया है, हमने पाकिस्तान को नहीं डराया। पाकिस्तान के जितने भी सहयोगी हैं उनको सबको डराया है। इसलिए डराया है कि उन्हें सबको ये पता नहीं था कि हमारे पास इतने खतरनाक और इतने निपुण जो सैनिक और अफसर्स हैं उनकी इतनी कार्य क्षमता रहेगी। आपको एक बात पता होना चाहिए, हमारा जो है ना ब्रह्मोस मिसाइल, हमारा आकाश मिसाइल और जो है हमारी जो है युद्ध की जो रणनीति थी वो, प्लस साथ ही साथ जो है ना हमारे राफेल्स इस तरह से उनके ऊपर टूट के पड़े हुए थे कि वर्ल्ड देखता हुआ रह गया। और चाइना तो इसलिए जल्दी से भाग गया, उनको हाथ जोड़ने लगा पाकिस्तानियों को कि प्लीज़ किसी तरह से बंद करो, वरना हमारे जो विमान हैं वो वर्ल्ड में बिकेंगे नहीं, कहीं हमारी मट्टी दुख जाएगी। इसलिए इनको सबको डर ये था, और साथ साथ अमेरिका को भी ये डर था कि उनके F-16 प्लान कल से बिकेंगे नहीं।
इसलिए उन्होंने बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसको बनाने के लिए रणनीति बनाई कि किसी तरह से इंडिया के ये पीछे पड़ गए। और फिर साथ ही साथ इन्होंने जो टीम भेजी थी और रिसाव को बंद करने के लिए, ये सब वही कारण थे कि उनका इंटरनल जो है ना, इसके अंदर एक इंटरेस्ट छिपा हुआ था कि उनकी बहुत बड़ी आर्थिक नीति पे झटका लग जाता। अगर आर्थिक नीति उनकी खराब होती है तो ये युद्ध सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये तो चाइना के लिए भी था, तुर्की के लिए भी था और अमेरिका के लिए भी था। सबकी आर्थिक नीति जो है ना टूट जाती और कल आने वाले समय में हमारे आकाश, ब्रह्मोस और तेजस, यही जो है ना हथियार हमारे वर्ल्ड में दूसरी कंट्रियों में बिकते जाके। इसलिए इनको ये भी एक झटका था कि इंडिया जो है लड़ ही नहीं रही है, अपनी मार्केटिंग भी कर रही है। हमारी बहुत बड़ी मार्केटिंग हुई है। ऐसा युद्ध अभी तक इंडिया ने न लड़ा है और हम समझते हैं कि दूसरे देशों ने भी हमारे युद्ध की क्षमता को अभी तक इतना नहीं देखा था जितना कि हमने इस 3 दिन के अंदर दिखाया है। मैं इस मुद्दे पे भी आऊँगा, अमेरिका वाले मुद्दे पे भी आऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हमारा पीछे भी गया है। जैसा आपने बताया कि न्यूक्लियर प्लांट में रिसाव चालू हो गया था, वो क्या हुआ था, उसकी क्या स्टोरी है? हम लोग जो है, पाकिस्तान ही नहीं, हम लोग भी अपने जो है फर्स्ट लाइन इक्विपमेंट को, जो हमारा फर्स्ट लाइन इक्विपमेंट होता है उसे हम हैंगर में रखते हैं और इनके हैंगर के अंदर एक हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जाके गिरी थी और उसकी वजह से पाकिस्तानियों को यह खतरा हो गया था कि अगर दूसरी मिसाइल किसी तरह से आती है तो हमारा फर्स्ट लाइन इक्विपमेंट सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने किसी तरह से गिड़गिड़ा के DGMO 11 ने फटाफट जल्दी से जल्दी भारतवर्ष के DGMO से बात की और उस युद्ध को सिर्फ 2 दिन के लिए मांगा कि 2 दिन आप दे दो। उन्होंने तो रोकने के लिए बात की थी, लेकिन हमने ही अपनी तरफ से उनको 2 दिन का समय दिया था कि आप हमारी शर्तों पे आ जाइए तो हम इसको अभी रोक देंगे। अब मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, क्योंकि शायद ये हमारे दर्शकों को या मुझे भी जानकारी नहीं है कि हैंगर शब्द क्या है। एक आपने शब्द और यूज़ किया कि फर्स्ट लाइन इक्विपमेंट, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ बताएं। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, कोई भी देश अपने पास जो उसके पास इक्विपमेंट है वो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन 2 प्रकार का इक्विपमेंट मैन करता है। सेकंड लाइन का इक्विपमेंट वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए, अपने जवानों को, अफसरों को ट्रेनिंग देने के लिए और रोज़मर्रा में यूज़ करने के लिए उसे यूज किया जाता है, वो होता है सेकंड लाइन इक्विपमेंट। और फर्स्ट लाइन इक्विपमेंट वो होता है जो हम हैंगर, अब आपने पूछा था हैंगर क्या होता है। हैंगर वो स्थान होता है जहां पर के बहुत बड़े बड़े शेड होते हैं, जिन शेडों के अंदर एक शेड में कहो 50-100 एयर फाइटर प्लेन रखे हैं, इसी तरह से टैंक रखे हैं। उनको टैंकों को सुरक्षित रखने का जो स्थान होता है उसे हम हैंगर कहते हैं और वो हमेशा ही सुरक्षित रहते हैं और इसलिए सुरक्षित रखे जाते हैं कि जिस दिन युद्ध होगा आर्मी उस समय फर्स्ट लाइन इक्विपमेंट से लड़ाई लड़ती है ताकि कोई रिपेयर की ज़रूरत न पड़े, किसी प्रकार की फॉल्ट की ज़रूरत न पड़े और किसी प्रकार की कोई भी खामी ना आए और हम युद्ध को तुरंत शॉर्ट टाइम में हम उसे जीत सकें। इसलिए वो फर्स्ट लाइन इक्विपमेंट हमारा हैंगरों के अंदर तैयार रहता है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा अमेरिका पे आने से पहले कि शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने भारत के 2 राफेल जेट गिराए हैं, साथ ही साथ हमारे जम्मू एयरबेस पे हमला भी किया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा होता है जब कोई आदमी पिटता है ना, शहबाज उस तरह का निकम्मा प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का, जिसे कोई बैठा के एक कप चाय भी नहीं देना चाहता है। तो उसकी बात पे आप क्या यकीन कर रहे हैं? वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, उन्हें तो ये पता नहीं कि हो क्या रहा है। इवन दो अगर आप ठीक से जानना चाहते हैं तो हो सकता है पाकिस्तान के अंदर इस लड़ाई के बाद तख्ता पलट हो जाए और मुनीर जो है ना गद्दी पे बैठ जाए और इनको शहबाज शरीफ को हटा दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और आई थी कि पाकिस्तान के हमने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, इसको आप कैसे देखते हैं भारत के लिए? जी बहुत अच्छा सवाल है। ये हुआ था 6 तारीख की रात में और 7 तारीख को सवेरे
इसका समय था 1:05 से लेके 1:30 के बीच में। ये मात्र 25 मिनट के अंदर भारतवर्ष ने वो करके दिखाया जो आज तक किसी ने सोच नहीं पाया था। और इसीलिए अगर भारतवर्ष की हमारे नागरिक या दूसरे लोग ये सोचते थे कि भारतवर्ष अटैक क्यों नहीं कर रहा, अटैक क्यों नहीं कर रहा, उस समय हम लोगों ने 2-3 चीज़ें की थी। जब किसी युद्ध में जाया जाता है तो उसके लिए रणनीति पहले तैयार की जाती है। हमने अपनी नेवी को जो है ना कच्छ घाटी में तैयार कर दिया। कच्छ के अंदर जो है ना, जो हमारा समुद्र था अरब सागर में, वहाँ पे हमने डिप्लॉय किया उनको। हमारे एयरबेस के ऊपर एयरफोर्स तैयार हो गई और बॉर्डर के ऊपर BSF लगा दी गई और साथ साथ आर्मी के टैंक सारे के सारे वहाँ पे नियुक्त कर दिए गए। साथ ही साथ हमारी रॉ और इंटेलिजेंट ये कर रही थी कि चूंकि हमने जो है ना आतंकवादियों को ख़त्म करना था, तो हमें पता करना था कि हम जो है आतंकवादी बैठे कहाँ कहाँ हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने आतंकवादियों को जब पता किया तो आतंकवादी हमें जो है बहावलपुर में इनका एक बेस था जिसके अंदर इनके खूंखार आतंकी छिपे हुए थे। और पाकिस्तान ये जानता था कि इंडिया अगर अटैक मान लो करेगी भी, बाई दी भी अगर इंडिया अटैक करती है आतंकवादियों पे, तो बॉर्डर लाइन के ऊपर करेगी। इन्हें ये पता नहीं था कि हम 100 किलोमीटर के अंदर भी घुस के इनको मार के आएंगे। और इतना एक्यूरेट निशाना हमारे जाबाजों ने उनके ऊपर छोड़ा कि जो बहावलपुर के अंदर इनका जो बेस था, उस बेस के अंदर ये एक मस्जिद नुमा बेस बना रखा था। उस बेस के अंदर बंकर बना के ये बैठे हुए थे। सबसे पहले क्या किया, हमने छत के ऊपर मारा, छत में होल किया, छत से होल करने के बाद ग्राउंड पे आए, ग्राउंड में होल किया और हमारी मिसाइल सीधी की सीधी जहाँ पे ये लोग बैठे थे, जहाँ पे ये लोग छिपे हुए थे, उन लोगों को जाके वहाँ पे ध्वस्त किया। मसूद अजहर के जो 14 लोग थे वो मारे गए थे और उनको ये पता नहीं था कि इंडिया 100 किलोमीटर तक अंदर बाहर करेगी जाके। ये इतना बड़ा अटैक था आतंकवादियों के ऊपर कि वर्ल्ड भी नहीं सोच रही थी कि इंडिया इतना अंदर तक चली जाएगी। और इंडिया ने 25 मिनट के अंदर, भारतवर्ष ने 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों पे और इतने सटीक निशाने लगाए कि किसी पाकिस्तानी पब्लिक का नुकसान नहीं, पाकिस्तान की किसी पब्लिक बिल्डिंग का नुकसान नहीं, उनकी फौज का नुकसान नहीं। सारे आतंकवादी एक एक ढूंढ के उनके बिलों में और हम मार के आए थे। ठीक है, 22 तारीख को पहलगाम अटैक होता है और हमला हमारा होता है 6 और 7 के बीच में, क्योंकि आपने तो 1971 का युद्ध भी देखा है। तो एक सरकार के रूप में उस समय किस तरीके से वो तैयारी करती है और सरकार और सेना का सामंजस्य, कम्युनिकेशन किस तरीके से बनता है अटैक को लेकर के, और उन सब में क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि ये हमें सब समझ में आता है कि 13 से 14 दिन अगर सरकार ने लिए हैं तो उस बीच कहीं ना कहीं कोई तैयारियां चल रही थी। अब की बार आपने देखा होगा कि हमारा जो ये अटैक था बहुत प्लान्ड वे में था। ऐसा नहीं था, हमारी बहुत बैठकें चली। तो भारतीय ये सोचते थे कि बैठकें ही क्यों कर रहे हैं, अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। बैठक का मतलब बैठक से नहीं था, बैठक का मतलब था हर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेना, हर सिचुएशन पे कहाँ किस तरह से पाकिस्तान कहीं हमारे लूप होल को पाके हमें नुकसान न कर दे। इसलिए नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और हमारे CDS, साथ ही साथ रक्षा मंत्री, डोभाल साहब और प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोगों ने बैठ के रणनीति बनाई, युद्ध नीति बनाई और उसके तहत हमने अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया। आर्मी डिप्लॉय करना, आर्मी युद्ध को जीतने की कला को कहते हैं। अगर हमारा डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छा है तो हम युद्ध को 100% जीतेंगे, हमें कोई हराने वाला नहीं है। इसलिए हमने अपनी रणनीति के तहत ये मीटिंगें की और हमने सब ने, नॉट ओनली आर्मी, सरकार ही नहीं, आर्मी ही नहीं, अब की बार का युद्ध तो हमारे सिविलियंस ने भी लड़ा है। और सिविलियन में भी सारी पार्टियों ने मोदी जी को ये कहा था कि जो आप निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। और हमारी पब्लिक तो इतना ज़्यादा साथ में थी कि पब्लिक ये कहती थी कि मोदी जी जल्दी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी जल्दी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए अब की बार का युद्ध हमारे भारतवर्ष के 140 करोड़ के जन ने लड़ा है। कि पहलगाम अटैक में एक 7 साल का बच्चा नक्स, उसके सामने उसके पिता शैलेश कालथिया को मार दिया गया और उस बच्चे ने मीडिया के सामने बताया
बयान दिया सरकार है ही नहीं, इसको हम किस तरह से देखते हैं? मैं एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि वहां जो वो 26 लोग मारे गए, वहां बताया जाता है कि 1000, 1500, 2000 लोगों की संख्या थी, वहां पर कोई ना कोई आर्मी के जवान, वहां के लोकल पुलिस के जवान होने चाहिए थे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चा वास्तव में ठीक है, अपने पिता को खोया है उसने, तो उसको दर्द था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। उसी दर्द को महसूस करके तो इसका नाम सिंदूर दिया गया। उसी दर्द को महसूस करके तो आज वर्ल्ड ये कहता है कि ये क्या नाम दिया है। ये ऐसा एक भावनात्मक नाम है, एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। और हम भारतीय तो सिंदूर के ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर बच्चा, ये तो युद्ध था, हर इंसान अपनी पत्नी के सिंदूर के ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये युद्ध लड़ा था। अब आप ये कहते हैं वहाँ पे कोई आर्मी नहीं थी या कुछ नहीं था। आप बहुत पुराने समय से उठा के ये देख लीजिए कि कभी भी कोई राष्ट्र किसी निहत्थे लोगों पे अटैक नहीं करता है, किसी निहत्थे लोगों के ऊपर वार नहीं करता है। ये तो दुष्ट लोग हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, इसलिए इन्होंने आके वहाँ पे अटैक किया। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो छोटे छोटे जो आक्रांता आए, उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ कैसे फतेह पाया था? उनके फतेह का कारण यही था कि जो है हम आपस में बट जाते हैं। इसके ऊपर हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे। और ये डायलॉग यहाँ भी चरितार्थ होता है कि कश्मीरी 99% बहुत अच्छे थे, जिन्होंने कि जो है ना आतिथ्य को स्वीकारा और आतिथ्य का सत्कार किया। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी दुष्ट थे जो आतंकवादियों के साथ मिल गए थे। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी भी भेद के बगैर जो है ना चोरी नहीं हो सकती, और भेद के बगैर कभी अटैक नहीं हो सकता। चाहे वो रामायण में रहा हो, और रावण में भी रावण को मारने के लिए जो है वहाँ पे भी भेद हो गया था। अगर वो ये नहीं बताया जाता कि रावण की टुड़ी में अमृत है, तो रावण कभी भी मारा नहीं जा सकता। इसी तरह से यहाँ पे भी यही हुआ कि कुछ आतंकवादियों के साथ लोकल लोग मिल गए, जिनका पुरजोर JNK के लोग, वहाँ के रहनवासी, वो सब विरोध कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि युद्ध हमेशा तभी जीता जा सकता है, देश तभी महान हो सकता है, देश को हम परम वैभव तक तभी ले जा सकते हैं जब भारतवर्ष का बच्चा बच्चा देश के लिए समर्पित होगा। अमेरिका का कई बार जिक्र आया। लोगों को तकलीफ इस बात से नहीं है कि सीज फायर का ऐलान हुआ, लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ इस बात से है कि उसका ऐलान पहले ट्रंप द्वारा ट्वीट करके किया गया, तो वो इस मध्यस्थता को स्वीकार नहीं कर रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार कूटनीतिक दबाव में है? मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाता हूं कि सबसे पहले अगर आपके दरवाजे पे बारात आ जाए तो समधी का स्वागत करता है, वो उनको माला पहनाते हैं। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ बीच में से निकल के और वो जाके माला पहना दे, तो तुम क्या कहोगे कि समधी दबाव में आ गया था? समधी दबाव में नहीं हुआ गया था। वो ट्रंप भी इसी तरह से नाटक करने के लिए वो सबसे पहले उछल कूद के बाहर आ गया और उसने कह दिया। अगर कोई आदमी अपने देश में कुछ भी कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने देश पे गर्व होना चाहिए, अपने आप देश पे भरोसा होना चाहिए, और आपने अपने देश को समझना चाहिए कि इस समय वर्ल्ड की कोई भी ताकत नहीं है जो इंडिया के बगैर सर्वाइव कर सके। हम इतने इस समय सशक्त हैं कि हमें रूस भी हमारी ज़रूरत महसूस करता है, चाइना भी हमारी ज़रूरत महसूस करता है, और अमेरिका भी हमारी ज़रूरत महसूस करता है। ये बड़ी पावरें, चाहे ब्रिटेन हो, जापान हो, कोई भी हो, हमारी शक्ति के बगैर ये एक भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए सब चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ रहे। 1971 में भी एक युद्ध हुआ था। उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उस समय हमने इनके 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। वो वाले युद्ध में और इस वाले युद्ध में आपको क्या सिमिलैरिटी लगती है, और कोई चीज़ ऐसी लगती है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें सुधारनी चाहिए थी? हमारे अंदर क्षमा की बहुत बड़ी भावना होती है,
हम हमेशा क्षमा दे के चलते हैं, चल कोई बात नहीं है, आपकी बार आपको छोड़ देते हैं। तो ये हमें इस बार सबक लेना चाहिए, जैसा कि अब की बार मोदी जी ने ले भी लिया है। मोदी जी ने कह दिया कि अब की बार अटैक करोगे तुम, किसी तरह से आतंकवादी हमला करोगे तो हम उसको युद्ध की श्रेणी में ले जाएंगे। अब हमने अपनी रणनीति बदल दी, और ये जो आपने पूछा है बिल्कुल सही बात है। हम अब आगे की रणनीति में सिर्फ यही मान के चलेंगे कि अगर ये किसी तरह से गोली भी चलाएंगे तो हमारे देश से गोला जाएगा वहाँ पे, और हमने ये रणनीति में बदलाव कर दिया, और आगे आप इसको देखेंगे। क्या आज भी हमारे पास वैसी ही कूटनीतिक ताकत है जैसी 1971 में सोवियत संघ के रूप में हुआ करती थी? आज की भारतवर्ष की रणनीति, आज की भारतवर्ष की ट्रेनिंग, आज की भारतवर्ष की युद्ध नीति, एंड हम तो ये कहेंगे कि आज का भारतवर्ष का बच्चा, देश का बच्चा, पहले भारतवर्ष में लोग, मैं ये समझता हूं कि पहले वो लोग अपने घर को, अपने परिवार को ही अपना सब कुछ समझते थे, लेकिन आज हर भारतीय, हर बच्चा ये समझता है कि अगर देश है तो हम हैं, इसलिए वो देश को प्यार करते हैं, और हमारी रणनीति बहुत आगे। अब आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अब हमारा पूरा देश लड़ता है। चलिए, आपने ये बात कही, ये तो हम भी मानते हैं। कल भी मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने अपनी बातों से बिल्कुल ये नकार दिया। उन्होंने कहीं भी अपनी बातों से जिक्र नहीं करा कि ट्रंप का नाम कहीं भी आया नहीं। पाकिस्तान सरकार ने हमें फ़ोन किया था, हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया गया 10 तारीख को, जैसा भी है। लेकिन मैं एक इतिहास के बारे में बात करके आपसे इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि इतिहास में भी पृथ्वीराज चौहान हमारे सम्राट हुआ करते थे, और उस समय मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा गया था। क्या आपको नहीं लगता कि बार बार पाकिस्तान पिछली खिड़की से आकर के ये हरकत कर जाता है और फिर किसी दूसरे रिश्तेदार को पकड़ करके और हमारे सामने माफी की याचना करता है? तीसरी तरफ उनकी सरकार ये दिखाने की कोशिश करती है कि हमने ये युद्ध जीता है। आप इसको कैसे देखते हैं एक आर्मी मैन के रूप में? मोहम्मद गौरी का आपने जिक्र किया कि 17 बार हमने उसे छोड़ दिया। ये रणनीति हम बदल चुके हैं, और इसी रणनीति में भी घोषणा हो चुकी है कि आप जो है ना सिर्फ एक गोली चला के देखिए, हम आपको ध्वस्त कर देंगे। और इसीलिए हमारी फौज, हमारी सेनाएं और हमारी सरकार और हमारा जन अभी भी युद्ध मोड में है। और युद्ध मोड का मतलब ये है कि हम बिल्कुल चौकस होकर, तैयार होकर बैठे। हमारा जन ये सोच के बैठा हुआ है कि किसी तरह से पाकिस्तान थोड़ा सा हलचल कर दे, अब हम इसे बिल्कुल ध्वस्त कर दें। और हमारी ये रणनीति आगे वहाँ तक जा रही है कि अगर अब की बार उसने कुछ किया तो हम पाकिस्तान के 5 खंड करने जा रहे हैं। पीओके तो अपने साथ लेके आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम उनके 5 खंड कर देंगे। न रहेगा सांप, न बजेगी बांसुरी, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और हम यही करने वाले हैं। अभी हमने बहुत इनके लिए क्षमा करके देख लिया, अब ये सुधरने वाले नहीं हैं। हमारा ये योजना हमारी ये बन चुकी है। जैसा कि आपने बताया, कल मोदी जी ने भी यही बात बताई थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस समय की स्थिति बॉर्डर पर क्या है, और क्या हमारी सेना तैयार है? अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जवाब आता है, उसकी क्या स्थिति है और क्या तैयारी चल रही है? युद्ध क्षेत्र के अंदर जब सेनाएं उतर जाती हैं, उस समय उनका कहीं भी हॉल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई आदमी अपने खाने के लिए या शारीरिक रिक्वायरमेंट के लिए अगर ब्रेक भी करता है 1 मिनट के लिए, तो वो दूसरा आदमी वहाँ पे खड़ा रहता है। और हम लोग बिल्कुल युद्ध नीति में और युद्ध की सतर्कता में 24 घंटा अलर्ट मोड में खड़े हुए हैं। और ये अलर्ट मोड तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान बिल्कुल नेस्तनाबूद होकर अपने घरों में और बिलों में नहीं जाके छिप जाएगा। पाकिस्तान क्या फैसला लेता है अपने लिए, ये हम देख के तब हमारी सेना कहीं वापस आएगी, वरना हमारी सेनाएं ऐसे ही खड़ी रहेंगी। और हमारा युद्ध अभी घोषित है और हमने इसको बंद नहीं किया है। इस ऑपरेशन को बंद करने के लिए न सरकार ने और न देश ने, ना हमारे डीजीएमओ ने, किसी ने नहीं कहा है। हालांकि दूसरे राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष इसको जो है ना विड्रॉ कर ले और वापस कर। भारतवर्ष ने किसी के दबाव में भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे कोई भी हो, किसी के दबाव में भी जो है ना अपने युद्ध को बंद नहीं किया है, और बंद होगा भी नहीं। अभी ये इसी तरह से अलर्ट मोड में रहेगा। जैसा अभी आपने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में बॉर्डर पर क्या स्थिति है? क्या वहाँ से सेना वापस बुला ली गई है, या वहाँ अभी सेना रहेगी और कितने दिन रहेगी? इन सारे सवालों का मैं थोड़ा सा जवाब आपसे चाहूँगा इसमें।
ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये तब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक कि हम उनको उनके बिलों में से निकाल के नहीं मार देंगे। अभी हम इस ताक में और बैठे हुए हैं कि कुछ छुटभैया अगर आतंकवादी और भी वहाँ रह रहे होंगे तो हम उन्हें भी बहुत जल्दी निस्तनाबूद करने वाले हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात कर रहे हैं और बात करके जो है ना हमारी शर्तों पे अगर वो आ रहे हैं तो हम जो है कुछ दिन के बाद हो सकता है कि ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाए। लेकिन आज की हालत में इसी तरह से खड़ा हुआ है और ये जो है ऑपरेशन इसी तरह से खड़े रहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आर्मी हमेशा कॉम्बैट में रहती है और आर्मी की छुट्टी हो या कोई भी और सुविधा हो वो सब बंद कर दी जाती हैं। आर्मी का मकसद ही सिर्फ ये है कि देश को प्रोटेक्ट करना। देश से बड़ा आर्मी के लिए और कुछ नहीं होता। मतलब बॉर्डर पर अभी हमारी सेनाएं रहेंगी, अगर पाकिस्तान ने कोई जवाब दिया तो जवाब तुरंत में दिया जाएगा। अभी हमारे मोदी जी ने अपने संबोधन में एक बात और कही है कि न्यूक्लियर धमकी अब हम नहीं सहेंगे। आप इसको किसके लिए संदेश मानते हैं और इसको कैसे देखते हैं? न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान हमेशा देता है, बोला हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम कभी भी ध्वस्त कर देंगे। भारतवर्ष ने अब की बार ये बता दिया कि अगर तुम एटम एनर्जी की तरफ चलोगे ना तो उससे पहले भी हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। जैसा कि अभी हमारा एक ब्रह्मोस वहाँ जाके वहाँ इनके नज़दीक गिरा जाके, और वो गिरा था जकोबाबाद में। जब जकोबाबाद में वो गिरा था तो वहाँ पे जो है ना उनके एटम रिएक्टर लीक करने लगे। तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि हम अब की बार आपके ये जो एटम पावर कहते रहते हो इसको ही ख़त्म कर देंगे। क्योंकि भारतवर्ष ने इसलिए नहीं ख़त्म किया कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है, उसकी वजह से वर्ल्ड के बाकी राष्ट्रों को क्यों नुकसान हो, इसलिए उसने अभी जो है ना फिलहाल उनको सबक दे के छोड़ दिया है। आज तक भारतवर्ष ने कोई भी युद्ध नहीं हारा, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। वरना अगर हारने की नौबत आती तो 93,000 पाकिस्तानी जो अपने आप को बहुत 30 मार का समझते थे उनको कैद कर लिया जाके। 93,000, ये 3 नहीं है, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 93,000 लोगों को कैद करना विश्व का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो कि विश्व में किसी ने आज तक नहीं बनाया है। इसलिए हम हमेशा ही बिल्कुल युद्ध नीति में निपुण रहते हैं और हमारी प्राथमिकता भी वही रहती है और हमारे देश की भी, हमारी सरकारों की भी यही नीति रहती है कि जितना देश हमारा युद्ध नीति में मजबूत रहेगा, देश हमारा उतना ज़्यादा मजबूत रहेगा और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में एक बात और बड़े स्पष्ट रूप से क्लियर की कि जब भी हमारी पाकिस्तान से बातचीत होगी हम आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस लेकर के चल रहे हैं, और दूसरा हमारा पीओके को वापस लेने के लिए सिर्फ बात होगी। इसको आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार, ये तो सरकार के नाम पे और आर्मी के नाम पे एक धब्बा है। आर्मी ऐसा नहीं होती है जैसी पाकिस्तान की आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी अपना बिजनेस करती है। पाकिस्तान के ऑफिसर्स ये वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, विदेशों में ले जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि देश से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। आपने कई एक उदाहरण 71 के और कारगिल युद्ध के देखे होंगे कि अगर किसी बच्चे का माँ बाप बीमार है या उसकी शादी है तो वो शादी छोड़ के चला जाता है, माँ बाप को बीमार हालत में छोड़ के चला जाता है। लेकिन युद्ध की प्राथमिकता के लिए वो सबसे पहले फ्रंट में जाता है और ये कहता है कि मैं अपने युद्ध के लिए पहले हूँ, मैं अपने परिवार के लिए उसके बाद हूँ। आज हमने मेड इन इंडिया हथियारों का यूज किया इस युद्ध के अंदर। क्या हम मान के चलें कि मेड इन इंडिया हथियार आगे चलकर इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पावर हाउस का काम करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर रणनीति छिपी हुई है। मोदी जी ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। अपने वेपन की और अपने आर्मी की रणकौशलता ही नहीं दिखाई बल्कि अपनी आर्थिक नीति को भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर गए। और मजबूत करने की कड़ी में चूंकि हम अपने देश के अंदर आर्मी के सारे ही इक्विपमेंट बनाने जा रहे हैं, चाहे वो कोलैबोरेशन से हो या हम अपने आप बना रहे हों, इसलिए हमने इस युद्ध नीति में सारे के सारे अपने ही हथियार यूज करके उनको दिखाए ताकि वर्ल्ड ये देख सके कि हमारे इक्विपमेंट कितने क्षमतावान हैं। और इससे हमारी जो है ना आर्थिक नीति मजबूत होगी और चाइना के
और तुर्की और दूसरे देशों के हथियार हमारी एवज में नंबर 2 के या फुसफुस समझे जाएंगे। एक फ़र्क तो आपने बता ही दिया कि हमारी सरकार और हमारी आर्मी किस तरह से सोचती है, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से सोचती है। एक सोच में बहुत बड़ा फ़र्क आया। हमने सबसे पहले उनके आतंकी अड्डों पर अटैक किया, उसके बाद जब युद्ध हुआ तो हमने उनके एयरबेसों पर अटैक किया। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे यहाँ सिविलियंस पे अटैक किया, हमारे स्कूल्स पे अटैक किया, हमारे मंदिरों पे अटैक किया, यहाँ तक कि गुरुद्वारों पे अटैक किया। आप कैसे देखते हैं एक देश की सोच को और हमारी और उनकी सोच में क्या डिफरेंसेस आते हैं? रामायण में एक दोहा था, जब रावण ने हनुमान जी से पूछा था कि तुमने जो है इनको क्यों मार दिया, तो हनुमान जी ने यह कहा था, जिन मोय मारे तिन में मारे। इसके अलावा हनुमान जी ने कहा कि बाकी किसी को मैं नहीं माना। उसके ऊपर भी बांधे तने तुम्हारे, उसके ऊपर भी तुम्हारे पुत्र ने जो है मुझे बांध के ले आए यहाँ पे। भारतवर्ष की यही रणनीति है। भारतवर्ष किसी भी ऐसे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जिसने हमारा कुछ नहीं किया है। हमारा कोई, पाकिस्तान के जो निवासी हैं, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, वो भी तो इंसान है, उनका कोई दोष नहीं है इसमें। हम पाकिस्तान की पब्लिक को प्यार करते हैं, पाकिस्तान को हम सम्मान देते हैं, लेकिन वहाँ के दुष्ट जो नेता, वहाँ की दुष्ट जो आर्मी है, उनको हम छोड़ना नहीं चाहते, जो आतंकवादियों को पालती है। इसलिए हमारा जो अटैक था आतंकवादियों के ऊपर था, न कि उनकी पब्लिक के ऊपर था। लेकिन चूंकि वो इतने बड़े दुष्ट थे, उन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों पे, हमारे स्कूलों पे, असहाय बच्चे जहाँ, छोटे छोटे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे, हमारे पब्लिक प्लेसों पे अटैक किया। ये उनकी जो है मानसिकता को दर्शाता है। हमारी मानसिकता को ये दर्शाता है कि हमने सबसे पहले आतंकवादी ख़त्म किए, और आतंकवादी के बाद अगर पाकिस्तान ने थोड़ा सा फन उठाने की कोशिश की तो हमने उनके एयरबेस को ख़त्म किया। हमने उनकी आर्मी को भी नुकसान नहीं किया। एयरबेस हमने इसलिए उनके ख़त्म किए कि न उनके पास एयरबेस बचेंगे, ना वो अटैक करने की क्षमता रख पाएंगे। इसलिए हमने उनकी टांगें तोड़ना शुरू किया। हमने उन्हें मारा नहीं, ये हमारी नीति में है। हम किसी को डायरेक्ट मारते नहीं हैं। एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पर कि जैसे जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग बाग रहते हैं, उनकी लाइफ कैसे बदल जाती है इन युद्धों में। क्योंकि कहीं ना कहीं जब युद्ध चल रहा है दोनों तरफ से, और हमने जो बॉर्डर्स देखे हैं तो उनमें कोई बहुत ज़्यादा तो होता नहीं, बैरिकेटिंग होती है एक लोहे की। कुछ तो बल्कि ऐसे भी हैं जिनके खेत पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों तरफ भी आ रहे हैं, या उनकी ज़मीनें दोनों तरफ आ रही हैं। उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं कि वो किस तरह से इन युद्ध में अपने आप को बचा पाते हैं, अपने परिवारों को बचा पाते हैं। हम यहाँ बैठ करके कह सकते हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि आप एक फौजी भी रहे हैं, आपको उनका दर्द ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ऑपरेशन के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे, मैंने 71 में, कारगिल में, दोनों ही टाइम पे ये देखा है कि जितनी भारतवर्ष की पब्लिक या निवासी बॉर्डर लाइन के ऊपर बैठे हैं, हमारा बहुत बड़ा मददगार होते हैं। वो हमारी इतनी मदद करते हैं, हमारा इतना उत्साह वर्धन करते हैं कि हम उनकी वजह से युद्ध को लड़ पाते हैं। और यही नीति हमारी सरकार और हमारी आर्मी अपनाती है कि हम चाहे, अगर हमारे पास भंडार आ गया है खाने के लिए और हमारे पास सब कुछ है, तो हम सबसे पहले उनको भी खिलाने के लिए देते हैं, और वो भी हमें अपने घर से खाने के लिए लेके आते हैं। हम अगर भूखे प्यासे वहाँ पे लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो आदमियों को हम प्रस्तावित कर देते हैं, एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, उनके लिए इंडियन आर्मी और हमारी भारतवर्ष की गवर्नमेंट पूरा कैंप बनाती है और उनको वहाँ पे शरण देती है, और उनके खाना पाने रहने का सारी व्यवस्था करती है, और उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करती है। उन्हें बिल्कुल भय नहीं होता। जो बॉर्डर पे बैठे हुए आदमी होते हैं वो हमारी आर्मी जैसे ही होते हैं, और वो हमारे साथ ही रहते हैं, और हमारी गवर्नमेंट उनकी पूरी मदद करती है। जैसे आपने बताया कि वो आपकी पूरी मदद करते हैं, लेकिन परिवार को इधर से उधर ले जाना एक बहुत टिपिकल काम है। हम जैसे देख रहे हैं वीडियोस के अंदर कि कोई 40 किलोमीटर दूर, कोई 30 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदारों के, अपने बच्चों को छोड़ करके आ रहा है, क्योंकि मकान, ज़मीन उसका सब वहीं है, वो वहीं रह रहा है। अब आते हैं हम वापस पहलगाम अटैक के ऊपर। पहलगाम अटैक में
आतंकवादियां धर्म पूछ करके मारते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने हमारे देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी? ये पाकिस्तान के जनरल की एक रणनीति थी जो कि उन्होंने एक्सेप्ट की है कि पहलगांव का जो मिलिटेंट अटैक है ये उन्हीं ने कराया था, और इसके तहत उन्होंने उनको इतना ट्रेंड करके भेजा था कि किसी महिला को आपने नहीं मारना है, मारने हैं उनके सामने उनके हस्बैंड्स को, उनके फादर को, या उनके अपने किसी मेल मेंबर को, लेकिन किसी महिला को नहीं मारना। और साथ ही साथ जब आप मारेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू और मुसलमान उन्होंने ये शब्द वहाँ इसलिए यूज किया था ताकि हमारे अंदर जो है वैमनस्यता पैदा हो जाए मुसलमान के लिए, और हम मुसलमान को दुश्मन की नज़र से देखने लगें। अगर हम हमारे देश में अगर ऐसा हो जाता तो हमारे अंदर गृह युद्ध की संभावना बढ़ जाती और हम गृह युद्ध की तरफ चले जाते, तो पाकिस्तान की इसमें फतेह थी। लेकिन हमने इस कूटनीति को समझा, जाना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हमारे भारतवर्ष के मुसलमानों ने भी अब की बार ये प्रूफ कर दिया, बार बार चिल्ला चिल्ला के वो ये कहते हैं कि जितने भी आतंकवादी हैं इन्हें ख़त्म करके ही मोदी जी वापस आना, इससे पहले नहीं छोड़ना। हमारे भारतवर्ष के हिंदू या मुसलमान दोनों देश को जो है ना सर्वोपरि समझते हैं, और इसी सर्वोपरि नीति की वजह से उनकी ये रणनीति फेल हो गई कि हमारे जो वो गृह युद्ध कराना चाहते थे हम उससे निकल के बाहर आ गए, और हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो हिंदू कहें या मुसलमान कहें। उन परिवारों से आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपने सामने अपने पति को, अपने भाई को, अपने बेटे को मरते देखा है, और उस क्रूरता से मरते देखा है कि अब कुछ बातें हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ नहीं बोल सकते, कपड़े उतरवाए गए, कलमा पढ़वाने के लिए बोला गया, उसके बाद उनको मारा गया। आज भी उनके जहन में हम जब देखते हैं, एक मैं परसों वीडियो देख रहा था तो उसमें एक महिला बोल कम रही थी, आंसू ज़्यादा निकल रहे थे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वो परिवार कभी भूलेगा? आपने अगर नेवी अफसर नरवार साहब के पिता का भाषण अगर सुना होगा तो उसने कहा कि अगर मेरे और भी पुत्र होते तो मैं उन्हें भी देश के लिए जो है ना न्यौछावर कर देता। साथ ही साथ एक नरवार ही नहीं, हमारे जितने भी बच्चे, भाई या किसी महिला का पति अगर चला गया है तो यस, दो अपने का खोने का दुख किसे नहीं होता, हमारे अपनों का खोने का दुख उन्हें है, उतना ही हमारे देश में सरकार को, भारतवर्ष को है। बट फिर भी आपको शायद पता होगा बहुत सारी महिलाओं ने ये कहा था कि मोदी जी सिर्फ मिलिटेंटों को मारना और उनके जो पब्लिक है उन्हें नहीं मारना, हमारे तरह से उनके भी पिता, पुत्र और पति हैं, इसलिए किसी आदमी को आप इस तरह से हताश नहीं करना। ये हमारी मानता है कि हमने अपना खोने के बावजूद भी ये कहा है कि हम तुम्हारे उनको नहीं मारेंगे। जैसे कि आपने शायद महाभारत में भी यही सुना होगा कि जो है ना, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि कुंती ने कि नहीं, उनके सारे पुत्रों को इस तरह से विनाश नहीं कर देना, अगर आज हमारे जो है ना सारे के सारे चले गए हैं तो कल उनके भी चले जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार में बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि सारे के सारे चले जाएं। हम लोग भारतवासी, हिंदू या मुसलमान, जो भी भारत की ज़मीन पर रहता है वो हमेशा यही फील लिख के चलता है कि हमें जिसने मारा है हम उसे तो मारेंगे, उसे को तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, लेकिन हम दूसरों को नुकसान नहीं करेंगे। ये हमारी रणनीति शुरू से रही है। इसलिए हमारी जो महिलाएं जिन्होंने अपने सुहाग को उजड़ते हुए देखा है वो भी आज बहुत मजबूती से मोदी जी को मजबूती दे रही हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी आतंकवाद को ख़त्म कर दो। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं यही कारण था कि पहली बार कश्मीर के अंदर इतने बड़े बड़े पैमाने में मुस्लिमों ने विरोध किया और एक कैंडल मार्च भी निकाला और ये बोला कि ये इस्लाम नहीं कहता कि इस तरह की कायराना हरकत की जाए। अब मैं आपसे इसमें यह पूछना चाहूंगा कि ये बदलाव का क्या कारण, कश्मीर में जो बदलाव आया है वो है, या उनको भी अंदर से ये फील आया कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश को
हमारे धर्म को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। 370 खत्म होने के बाद जो भारत सरकार ने सुविधाएं और जो सहूलियतें कश्मीर को दी हैं, तब उन्हें महसूस हुआ, वो ये फील करते थे वहाँ के मुसलमान कि 370 अगर हटा दिया तो हम लोगों को बहुत बदतरीके से ये लोग भारतीय आर्मी या भारत सरकार हमारे साथ डील करेगी। जैसे कि वो हमारे ऊपर जब हम जाते थे तो हमारे ऊपर पत्थर फेंकते थे। हमने पत्थरबाजों से तो बदला नहीं लिया ना ही हमने उन्हें नुकसान पहुंचाया, हमने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी है। और आप एक बात समझने की कोशिश करो, पाकिस्तान के साथ ये ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के साथ आज ये हालत है कि वहाँ इतनी बड़ी भुखमरी है कि जो लोग पैसे वाले हैं वो अरबपति से नीचे नहीं हैं, बहुत अरबपति लोग हैं, और बाकी सारे भुखमरी फैली हुई है वहाँ पे। भुखमरी का मतलब ये है कि जो बच्चा भुखमरी में तड़फेगा, पढ़ने को नहीं मिलेगा, उसे समाज की कोई चीज़ अच्छी नहीं सुनने को मिलेगी, तो वो क्या करेगा? जहाँ उसे रोटी खाने को मिलेगा, वो जहाँ खाना पाना मिलेगा वहाँ वो भागेगा। तो वहाँ की आर्मी ने जो मिलिटेंसी वहाँ पैदा की थी, उनके लिए जवान मिलने का, उनके लिए आदमी मिलने का, उनके ब्रेन वॉश करने का यही एक तरीका था कि अगर वो भूखे रहेंगे तो हमारे पास आएंगे, हम उन्हें खाना खिलाएंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और भारतवर्ष के अंदर घुसेड़ देंगे और भारतवर्ष में वो जाके अटैक करेंगे। तो ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है, इसकी वजह से उनकी ऐसी नीति है। लेकिन भारतवर्ष के मुसलमान ऐसे नहीं हैं। भारतवर्ष के अंदर मुसलमान बहुत सक्षम है, बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, और वो अच्छा क्या है बुरा क्या है वो इसलिए जानता है, और इसीलिए उसने अब की बार भारतवर्ष की सरकार को, भारतवर्ष की आर्मी को अपने तहे दिल से जो है ना उनकी मदद की है और उनके साथ खड़े हुए हैं। अब इसी में ही एक शख्स हैं जिनके बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं, ओवैसी साहब। उनके बयानों को आप इस बार कैसे देखते हैं? ओवैसी साहब अब की बार जितने मुखर होके हिंदुस्तान के साथ खड़े होके, मोदी जी के साथ खड़े होके बोल रहे हैं, इतना तो मैं ये कह सकता हूं अपने विचारों से कि अखिलेश भी नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश और हमारे राहुल गांधी, इन लोगों ने देश की सरकार के साथ ये तो कहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन पग पग पे उनके साथ निकल के नहीं आके खड़े हुए हैं। लेकिन ओबीसी जी हमेशा सरकार के साथ आके खड़े हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी उन्हें ख़त्म करिए। ये हमारे देश को विध्वंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर हमारा कोई आपस में विवाद होगा तो हम आपस में निपटा लेंगे, लेकिन हम किसी देश की ऊपर की आने के बाद शक्तियां हमारे देश को कमज़ोर करें तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। इसलिए मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं। ओबीसी ने अब की बार बहुत अच्छा किया है और हम समझते हैं कि हमारे देश का मुसलमान अब ऐसा ही सोचने लगा है। एक ओबीसी नहीं, हमारे देश के सारे मुसलमान इसी तरह से सोचते हैं कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। इसलिए कि भारतवर्ष का मुसलमान वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुखी है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इससे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान, इवन दो जो चाइना उनको अपनी गोदी में बैठा के रखती है, चाइना के अंदर मुसलमान बहुत ज़्यादा दुखी है और वो वहाँ तो सांस भी नहीं ले सकते। तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ओवैसी से सीखना चाहिए? जरूरी बात है कि देश के प्रति हम तो यही कहेंगे कि देश के लिए अगर सर्वस्व भी निछावर करना पड़े तो मैं अखिलेश जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि अखिलेश जी, राजनीति तो तुमने भी कर रही है, तुम्हारे पिताजी भी करके चले गए। आज इस युग में जो भी आया है, जन्म है, सब नश्वर हैं, एक दिन सब चले जाएंगे, लेकिन देश वहीं का, हम रहें ना रहें, देश रहना चाहिए। अगर आप इस रणनीति पे चलेंगे तो अखिलेश जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप देश के प्रति खड़े रहिए। देश से बड़ा और कुछ नहीं। अगर देश रहेगा तो आप रहेंगे और देश रहेगा तो ही आप राजनीति कर पाएंगे, और देश नहीं है तो राजनीति नहीं है। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी को तो अभी आगे चल के, क्योंकि वो जनगणना कराने जा रहे हैं, अब जनगणना के शब्द में वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब वो खुद ही नहीं बता पा रहे हैं कि वो किसी जाति के हैं। उन्हें अपनी जाति पहले क्लियर करनी चाहिए, तब लोगों की दूसरों की जाति पीछे। वापस आते हैं अपने पहलगाम अटैक वाले टॉपिक पे। आप एज ए आर्मी मैन क्या नहीं मानते कि ये कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस फेलियर था? इंटेलिजेंस फेलियर तब कहा जाता है जब हम युद्ध नीति में कहीं निपुण न हो या हार जाएं। ये क्या है, घर का भेदी है।
हम सब कुछ करने के बाद भी, जैसे डोभाल साहब भी वहाँ पे जो है ना कम से कम 40 साल रह के आ गए थे, इसी तरह से कोई न कोई एक आदमी हमारे देश के अंदर भरका भेदी हो जाता है, उसे हम पकड़ लेते हैं। यही तो हमारी इंटेलिजेंस ही है, हम उन्हें पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद हम उन्हें मारते हैं। और इस समय आपने देखा है कि इस समय कम से कम जो है ना 200 परिवार JNK में हमारी आर्मी ने पकड़ रखे हैं, जिन लोगों ने मिलिटेंटों को मदद किया। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस फेल नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा चातुरता से काम लेती है और उनको उनके बिलों में से ढूंढ के निकाली लेती है। हो सकता है समय लग जाए, अगर समय लगता है तो आप उसको ये कह नहीं सकते कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कि अपने आप को बचा के और दुश्मन को पकड़ना। जैसे अभी आपने नाम लिया हमारे NS से अजीत डोभाल साहब का, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कभी ये NSA शब्द इतना कॉमन हुआ है जितना अजीत डोभाल ने अपने आने के बाद किया है। उनको आप कैसे देखते हैं एक आर्मी मैन के तौर पे? NSA डोभाल साहब हैं, एक हमारी ज़रूरत है। अगर हमारी लड़ाई को हमें जीतना है और हमें सफल होना है तो हमारे पास NSA का होना और हमारे पास CDS का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें ना एक चीज और आ रही थी कि मीडिया पर बड़ा गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया। जिस तरह से उसने 8 तारीख को 9 तारीख को जो ड्रोन्स आ रहे थे उनकी पिक्चराइज की, वीडियोस की, ऐसा बताया जाता है कि सरकार द्वारा भी उनको समझाया गया, गाइडलाइंस समझाई गई। तो आप मीडिया को, आज की मीडिया को कैसे देखते हैं? क्या वास्तव में मीडिया गैर जिम्मेदार हो रही है? जो लोग ये कहते हैं ना कि मीडिया गैर जिम्मेदार हो गई, ऐसा नहीं है। ये भी एक युद्ध नीति का हिस्सा है। फेक न्यूज़ या प्रोपोगंडा लड़ाई के रिजल्ट को बदल देते हैं। अगर पाकिस्तान फेक न्यूज़ में या प्रोपोगंडा में सफल होता है तो हमारे जवानों का मोराल एकदम गिर जाएगा, हम घबरा जाएंगे और हम ये सोचेंगे कि हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, हमारी उस साइड में आर्मी मर गई, इस साइड में आर्मी हो गई, हमारा इतना इक्विपमेंट नष्ट कर दिया। तो अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध नीति का हिस्सा होता है। इसलिए हमारी मीडिया ने जो कुछ भी किया और जो कुछ दिखाया और वो सच दिखाया, और मीडिया ने बिल्कुल गलत नहीं दिखाया। हमारे जो S-400 जो मिसाइल थी उसने जो है ना 80-80 टारगेट एक एक टाइम पे जो है ना उनको उन्हीं के देश में गिरा दिया। ये मीडिया कहाँ गलत कह रही है? मीडिया ने जो कहा है हमारे लिए कहा है और मीडिया को ये दिखाना चाहिए था। हम तो कहते हैं मीडिया ने और भी कुछ दिखाना चाहिए था। मीडिया ने बल्कि ये अभी नहीं अच्छी तरह से दिखाया कि वो जो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल गई थी वो जाके उनके बहावलपुर के अंदर बैंकर में घुस के एक एक आदमी को मारा। मीडिया ये भी दिखाए कि किस तरह से मिसाइल हमारी ऊपर से अंदर उतरी और उतरने के बाद जहां वो आदमी सेफ लेटे थे उनको भी वहां पे ध्वस्त किया। मीडिया को ये दिखाने से हमारी पब्लिक ये समझने पे सक्षम होगी कि हाँ हमारी आर्मी इतनी सक्षम है कि अगर तुम बिल में भी घुस जाओगे तो बिल से भी हम निकाल के तुम्हें मार देंगे। अगला सवाल यहां से आ जाता है, जैसे अभी हमने बात की अजीत डोभाल साहब की, उसी तरीके से एक हमारी बहुत चर्चा में रही मिसाइल S-400, जिसे हम दूसरी भाषा में सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि जिस तरह से हमने आसमान में आतिशबाजी होते हुए देखी और भारत ने उनकी वास्तव में, जैसे आपने कहा ना कि फुलझड़ी की तरह हमने टर्की के ड्रोन्स को नेस्तनाबूद कर दिया। S-400 को आपने कहा है कि वो सुदर्शन चक्र था। हम सब भारतीय जानते हैं, इवन दो अब तो वर्ल्ड भी जानता है कि सुदर्शन चक्र किसके हाथ में था। और अगर नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र उनकी अंगुली पर नाचता रहता था। और वो सुदर्शन चक्र जब चलता था तो जहां भी छोड़ा जाता था विनाश करके आता था। और इस S-400 का नाम भी सुदर्शन चक्र इसीलिए दिया गया कि जब S-400 चलता था तो वो सुदर्शन चक्र की तरह से वहाँ विनाश करके आता था। इसलिए इसने एट ए टाइम पे 500 भी तुर्किये की फुलझड़ियाँ उड़ाई और खूब भारतवासियों को तमाशा दिखाया कि देखो कैसे ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। और ड्रोन उड़ते हुए अब की बार ही हमने ऐसा युद्ध देखा कि जिसके अंदर फुलझड़ियों की तरह से जेट उड़े हैं, उनकी मिसाइल उड़ा दी। इस समय इंदिरा गांधी दोबारा से बहुत ज़्यादा लोगों की सोच में आ गई हैं। वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक आर्मी मैन हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा एक आर्मी मैन के हिसाब से 1971 और 2025 इन दोनों युद्धों में आप
किस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, 1971 वाले पे या 2025 वाले पे? युद्ध नीति तब भी थी, युद्ध नीति आज भी है। आज की युद्ध नीति में और 71 की युद्ध नीति में सिर्फ फर्क इतना है कि मोदी जी ने किया कुछ है और उसके अंदर खाते कुछ रिजल्ट और भी निकाल लिया है जो भारतवर्ष के बहुत बड़े फेवर में जाता है। और वो फेवर ये है कि हमें आफ्टर ऑल मजबूत होना है, वर्ल्ड की नंबर 1 शक्ति बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो हमें आर्थिक शक्ति में भी सबसे ज़्यादा मजबूत होना है। इसलिए इस युद्ध नीति के अंदर हमने अपने जितने भी हमारे भारतीय बनाए हुए युद्ध के हथियार थे वो सारे के सारे चला के दिखा दिए, और चला के दिखाने के बाद अब किसी भी देश को अगर हमारा इक्विपमेंट खरीदना है तो उनको ट्रायल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बगैर ट्रायल के भी अब अपना हथियार उन्हें बेच सकेंगे। इससे हमारी आर्थिक नीति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, और जो आज की ज़रूरत थी उसके मुताबिक आज हमें आर्थिक नीति में भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे, और वही आज की युद्ध नीति में हमने हासिल किया है। एज ए आर्मी मैन, लेकिन आपका फेवरेट युद्ध कौन सा रहा, 1971 वाला या 2025 वाला? आज का युद्ध सिर्फ मात्र 3 दिन लड़ा गया, और ये युद्ध नहीं था एक्चुअल, इसको तो युद्ध का नाम लोग दे रहे हैं, हमने तो अभी इसको युद्ध का नाम दिया ही नहीं है। 3 दिन के अंदर वर्ल्ड की जो सबसे तगड़ी शक्ति है वो भी अगर घुटने टेक के अगर मोदी जी के पीछे आके हाथ जोड़ के खड़ी है, चाइना हाथ जोड़ के खड़ा है, दूसरे देश हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई इसको आप बंद कर दो, तो मोदी जी ने बंद नहीं किया, सिर्फ ये किया कि ठीक है हम इसको स्थगित करते हैं 2 दिन के लिए। ऐसा युद्ध तो अभी तक भारतवर्ष ने लड़ा ही नहीं है। जो चीज़ें भारतवर्ष ने अब की बार करके दिखा दी हैं, और जो हमारी रणनीति थी अभी तक हमने खुद ने नहीं देख पाई थी, हमारे भारतीयों ने नहीं देख पाई कि हमारी कुशलता कितनी मजबूत थी, जो अब की बार हमने देखा है। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जैसे आर्मी हमारी बॉर्डर पर लड़ रही है, ऐसे हम कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को एक मैसेज दें। मैं आपसे इसमें यह जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जिन देशों ने सपोर्ट किया, जिसमें चाइना भी है, जिसमें टर्की भी है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, अजरबैजान वगैरह, तो आप देश के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस युद्ध से सबक लेकर? बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद होगा एक दफ़ा, मेरे को साल अभी याद नहीं है, तुर्की में भूचाल आया था, और तुर्की के भूचाल के लिए वर्ल्ड का कोई भी राष्ट्र तुर्की की मदद के लिए नहीं गया था। भारतवर्ष ऐसा था जहाँ से युद्ध पोतों से लद के सामान और तुर्की के लिए गया, और हमने तुर्की की पब्लिक की रक्षा की और सब तरह से उनकी मदद की, चाहे वो मेडिकली मदद थी, चाहे हमने उनको शेल्टर दिया, चाहे दवाई दी, और चाहे किसी प्रकार की भी मदद थी, हमने उनकी मदद की जाके। तो हमने उनकी मदद इसलिए की कि हमारे अंदर इंसानियत है, लेकिन तुर्की के अंदर वो इंसानियत नहीं थी। हमने जिन्हें जो है ना खाना पानी दिया, उन्होंने हमें आके काटा। हम अपने देशवासियों से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहते हैं, और हमें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है, और हम चाहते हैं कि हमारा देशवासी इस बात को समझे। मैंने पहले भी कहा कि हमारी आर्थिक नीति जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, उतना ज़्यादा ये राष्ट्र मजबूत होगा, और उतने ज़्यादा हम खुशहाल होंगे। और हम खुशहाल का मतलब ये नहीं कि हमारा राष्ट्र खुशहाल होगा, खुशहाल देश का हर इंसान होगा, देश का हर नागरिक होगा। और वो कब हो सकता है? जब हम भारत में बनी हुई हर चीज़ को अपने पास स्वीकार करें, और उसी का यूज करें, और उसी का इस्तेमाल करें। और विदेशी चीज़, खास करके चाइना के किसी भी आइटम को अगर आप आज से खरीदना बंद कर देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि सेना एक तरफ, सरकार एक तरफ, और हमारी पब्लिक एक तरफ। पब्लिक जितनी देश की मदद कर देगी, इनकी किसी भी चीज़ को किसी भी हालत में खरीदना नहीं है। आप देखिए किस तरह से इनकी आर्थिक नीति खत्म हो जाती है। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि अपने देश को मजबूत करने के लिए आप युद्ध में आगे मत आइए। आप युद्ध सेना लड़ेगी, सरकारें जो है नियम बनाएंगी, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी पावर ये है कि उनकी आर्थिक नीति को तोड़ दीजिए, और ये हथियार आप ही के पास है, आप ये कर सकते हैं। और आपसे ये गुजारिश है कि आप आज से
इस युद्ध नीति को, इसको देखने के बाद ये प्रण ले लीजिए कि हम कोई भी हथियार या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी खिलौना, कोई मेडिसिन, किसी भी प्रकार का कोई भी सामान किसी भी देश से नहीं लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं भी अपने व्यूअर्स से अपील करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं कि हम सबसे पहले उनका सामान बंद करें। दूसरी चीज़, ट्रैवलिंग के लिए पूरी दुनिया है, हम उन देशों को अवॉइड करें जो हम यहाँ की करेंसी वहाँ दे करके आ रहे हैं। ये भी एक तरीके का युद्ध है। ये लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इन देशों का बायकॉट हमें करना चाहिए। इनको समझ में आएगा कि युद्ध नीति भारत ने हमें नई सिखाई है। अब आ जाते हैं हम अपने रैपिड फायर राउंड में। उसमें सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा सवाल कि भारत का असली मित्र देश कौन है, रशिया या अमेरिका? भारत का असली देश रशिया है। अमेरिका उस पदचिन्ह पर चलने की कोशिश कर रहा है, और अब अमेरिका भी हमारे साथ उतना ही सौहार्द रखता है, इसलिए कि रशिया ने हमें पहचाना था। रशिया ने हमें शुरू से ही इक्विपमेंट दिया है। 1954 में हमने जितने भी टैंक खरीदे, सब कुछ खरीदा था, उन्हीं से लिया था, और रशिया हमारी हमेशा ही मदद करता, रशिया हमारे साथ रहता है। लेकिन अब अमेरिका भी हमारे साथ आया है। पाकिस्तान का असली नेता कौन है, शहबाज शरीफ या जनरल मुनीर? जनरल मुनीर। चलिए, पाकिस्तान जो लोन लेता है उसका इस्तेमाल कहां करता है, देश की तरक्की में या आतंकियों को बढ़ावा देने में? आतंकियों को बढ़ाने में और अपनी पॉकेट भरने में। डोनाल्ड ट्रंप को आप कितना सीरियस लेते हैं? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे देश का राष्ट्राध्यक्ष है जिसकी कि सभी सम्मान करते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि चूंकि उनकी एज है, ऐसा कुछ है, तो उसकी वजह से वो कभी बहकावे में आ जाते हैं और मजाक मजाक में वो कुछ भी कह जाते हैं। वो सीरियस नहीं कहते, कभी कभी वो मजाक में कह जाते हैं। मोदी जी उन्हें ठीक कर लेते हैं, मोदी जी के वो कंट्रोल में रहते हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी शब्दों की मर्यादा को। यहां पर मोहम्मद गौरी और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मोदी जी की छवि इस सीज फायर के बाद बढ़ी है या घटी है? मोदी जी ने जिस चातुर्य से ऑपरेशन उसको सक्षमता से निकाल के बाहर ले आए। डे 1 में ही उन्होंने ये कहा था कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं है, ना हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हमारा मकसद प्रथम सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना है। और उन्होंने इतनी कूटनीति से वहां के आतंकवादी खत्म कर दिए कि अब आतंकवादी पैदा होने से पहले सोचेंगे कि इस देश का जो अगर प्राइम मिनिस्टर है तो मोदी जी है। और उसकी परिभाषा अगर आपने जाननी है तो आप कई एक ऐसे वाकया उठा के देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज मोदी की जय, मोदी जी की जय के नारे लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं कि मोदी जी सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ते, कूटनीति से भी ये युद्ध खेलते हैं। और मोदी जी ने अपनी छवि को बहुत आगे ले गए, उनकी छवि बहुत आगे आई है। क्या मोदी जी इस बार पीओके लेने से चूक गए? चूक तो आप तब कह सकते हैं कि जब हमने युद्ध बंद कर दिया हो। अभी हमारा अटैक तो ऑन खुला हुआ है। अभी हम तो जो है ना बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, और अभी कुछ भी हो सकता है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि हम वापस आ गए। अभी तो युद्ध जारी है। क्या मोदी जी से ट्रंप को समझने में भूल हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो कुछ भी कहा है वो अपने और अपने देश के हक में अपनी शर्तों को रखते हुए कहा है, और उसको ट्रंप ने स्वीकारा है। अगर मोदी जी नहीं स्वीकारते तो ये जो रिसाव हुआ था एटम एनर्जी का, उसी समय सारा खत्म हो जाता। इसलिए मोदी जी ने वहाँ पे ट्रंप की इस बात को मान लिया कि हाँ, आप रिपेयर करा लो, हम वर्ल्ड का इतना बड़ा नुकसान नहीं करना चाहते। क्या आज अगर योगी जी पीएम होते तो यही सब होता? मोदी जी और योगी जी दोनों में रण कौशलता बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है। और मैं तो ये कहूंगा कि एक सिक्के के ये दो पहलू हैं, और दोनों ही पहलू एक से एक आगे हैं। पाकिस्तान एक देश या आतंकवादी बेस? पाकिस्तान को आप देश नहीं कह सकते। वो एक आतंकवादियों का संगठन है, एक समूह है जो झुंड बना के वहां पर रहता है। आतंकवादी बेस है, आतंकवादी बेस है। पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द। पाकिस्तान की जनता से हम ये गुजारिश कर सकते हैं कि वो अपना नेता ऐसा चुने जो देश के हक में सोचे,
देश के लिए, उत्थान के लिए सोचे। जैसे कि वो लोग मोदी जी का नारा लगाते हैं, आप भी शहबाज शरीफ, अगर आप ऐसे नेताओं को चुनेंगे जिनकी बेटी भी जो है ना, नवाज शरीफ की बेटी भी जो है ना पंजाब प्रांत में बैठी हुई है, उनका पूरा परिवार, जिस तरह से यहाँ पे भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो परिवार को ही बढ़ावा देते हैं, अगर परिवार को इस तरह से पाकिस्तान बढ़ावा देता रहेगा तो देश आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए पाकिस्तान की जनता समझदार है, उसको अपनी रणनीति बदलनी चाहिए और अपने नेता का सिलेक्शन अच्छा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। कर्नल साहब ने बड़ी ही टेक्निकल शब्दों में भी बताई, हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से थोड़ा डीप जाने का मौका भी मिला। कुछ सवाल हो सकता है आपको इसमें कड़वे लगे होंगे, लेकिन मीडिया में रहते हुए ये मेरा धर्म भी है और मेरा कर्म भी है कि मुझे वो सवाल पूछने चाहिए। मैं उन सवालों से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारा काम है सवाल रखना, देश को सच्चाई की राह पर लेकर के जाना, अपने गेस्ट के माध्यम से उस चीज को क्लियर करना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस पॉडकास्ट को मैं जितना बेहतर बना सकूं उतना बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे यही कहूंगा कि मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हमारे देशवासियों तक यह मैसेज पहुंच सके। जो रूमर आज हमारे देश में फैल रहे हैं उन पर विराम लग सके, लोगों को सच्चाई पता लग सके, सेना के एक रिटायर्ड कर्नल के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।